ये पीएफएससी 2026 का जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने पेपर वन के बारे में आपको जनरल डिस्कशन जनरल एस्पेक्ट्स को बताया था। आपको अब जो है सब्जेक्ट वाइज चीजों को लेकर के चलना है। सबसे पहले हमने आपको हिस्ट्री के चीजों को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्लस बुक्स क्या कवर आपको करना है, प्लस जो इसमें आपको 2025 से 2016 तक के क्वेश्चंस इसमें मैं दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को अभी मैं सॉल्यूशन नहीं आपको करवा रहा हूँ, मैं डिस्कस नहीं करवा रहा हूँ। वंस जब आप बुक को पढ़ोगे, वंस जब आप इन चीजों को कवर करोगे, फिर आगे हम इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे कि यस ये चैप्टर जैसे आपने पढ़ा तो देखो प्रीवियस में ये क्वेश्चंस आए हैं या क्या संभावना हो सकते हैं, इन एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। हाल के दिनों में देखो तो हिस्ट्री बहुत अनएक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड जैसे हैं, तो आप क्या हर क्वेश्चन को आपको करना है? नहीं। एक चीज को ध्यान रखना है कि जहां हमारा पॉसिबल हो सकता है वहां हमको एक्स्ट्रा कोशिश करना है। सपोज करो कि क्वेश्चन अभी जैसे आप हिस्ट्री में देखो तो मोर और लेस 20 क्वेश्चंस के आसपास आ रहे हैं। किसी ईयर में थोड़े कम आ रहे हैं, जैसे आप 2024 में देखो तो 15 क्वेश्चंस थे, 2025 में देखो तो आपके 19 क्वेश्चंस थे। तो किसी ईयर में 15 है, 19 है, 20 है, मोर और लेस 20 के आसपास हम लेते हैं। अब यदि हमने जो सिलेबस जो बुक्स सारे चीजों को कवर किया तो सपोज करो कि 20 क्वेश्चन आया और हम 14 क्वेश्चंस का ही हमारा कवर हो पाया है, 6 क्वेश्चन का कवर नहीं हो पाया। क्या हम 6 क्वेश्चन के लिए 6 बुक्स पढ़ें एक्स्ट्रा? नो। रादर देन हम इसमें 6 क्वेश्चन को एक्स्ट्रा करने के चक्कर में 6 बुक्स पढ़ें, उससे अच्छा है हम कोशिश करें कि साइंस में हम थोड़ा एज लें। हम जो पॉलिटी है उसमें क्वेश्चंस आपके नॉर्मल आ रहे हैं, उसमें हमको पकड़ लेने की कोशिश करना है। मैथ्स वाले रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं उसको हमको करने की कोशिश करना है। ज्योग्राफी में जो कोर वाले क्वेश्चंस है उसको करना है। यदि आप देखोगे जैसे 24 देखो, 25 देखो कि क्वेश्चंस आपको लगेगा हिस्ट्री के आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो डियर ये भी तो देखो कि कट ऑफ आपके बहुत कम जा रहे हैं। यदि आप इस एंगल से आपको लेना है, जो आपका सिलेक्शन है वो सिलेक्शन आपके 100% क्वेश्चंस पे नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि किसी ईयर में 200 कट ऑफ चला गया, पेपर वन का आपका 250 मार्क्स का है और 200 कट ऑफ चला गया, नहीं। इवन 24 में आप देखो तो लेस देन 100 है। या आप 2018 में देखो, ठीक है, उसमें भी लेस देन 100 था। 2012 जो है उसमें भी लेस देन 100 था। 25 जो है वो उसमें भी लेस देन 100 होगा, क्योंकि ये ऑफिशियल अभी नहीं है। लेकिन तो आप देखोगे कि यदि क्वेश्चंस आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन टफ पूछे जा रहे हैं, तो कट ऑफ भी आपका कम जा रहा है। तो इस बात से आपको परेशान नहीं होना है। हमें कोशिश ये करना है कि यस मैक्सिमम क्वेश्चन हमको कवर करने की। लेकिन किसी सब्जेक्ट में यदि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो हम ये नहीं है कि उस सब्जेक्ट का 10 बुक्स पढ़ें। देखो एक चीज ध्यान रखना कि सो हमारा सिलेक्शन है एग्रीगेट पर है कि हम किसमें जो रिलेटिव एडवांटेज जो होता है, कंपैरेटिव एडवांटेज इकोनॉमिक्स में हम उसको बोलते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। सपोज करो एक डॉक्टर है, तो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे आगे चल के, एक डॉक्टर है वो अच्छा माली भी है या वो अच्छा कुक भी है, लेकिन उनका कंपैरेटिव एडवांटेज किसमें है? डॉक्टर में। सपोज करो कि वो बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, तो महीने का कितना सेव कर पाएंगे? 10,000। 10,000 सपोज करो कि एक कुक को वो 10,000 दे रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन कहाँ वो सिचुएटेड है, वो 20,000 भी दे सकते हैं और 5,000 भी दे सकते हैं। मान के चलो ऑन एन एवरेज हमने लिया कि 10,000 वो एक कुक को दे रहे हैं। अब सपोज करो कि एक कुक जो है 2 आवर्स इनके लिए डेली टाइम लगा रहा है। यदि ये 2 आवर्स यदि डेली अपना टाइम लगाते हैं तो 10,000 रुपी का सेविंग कर लेते हैं। लेकिन ये 2 आवर्स यदि ये डॉक्टरी में देते हैं तो सपोज करो कि 50,000 इनका एडवांटेज होता है। तो ये क्या करेंगे? 50,000 डॉक्टरी करेंगे। हाँ ठीक है, पैशन के तौर पे या हॉबी के तौर पे, या लगता है कि यस किसी दिन मैं खुद खाना में, तो वो महीने में 1 दिन 2 दिन 5 दिन कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे नहीं करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखो। बहुत सारे और कैंडिडेट्स का क्वेश्चन था कि हिस्ट्री तो बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड आते हैं, तो कुछ क्या फैक्ट्स बुक्स वगैरह आते हैं उसको ये मेमोराइज कर ले। देखो डियर, आप वो मेमोराइजेशन भी करोगे तो वो आखिरी जब 3 मंथ्स बचेंगे तब आप फैक्ट बुक कोई ले लेना और उससे बहुत सारे फैक्ट्स को आप देख सकते हो। लेकिन फिलहाल
अभी जब आपके एग्जाम में मोर देन 10 मंथ्स हैं, तो अभी आपका टारगेट जो होना चाहिए अभी कंसेप्ट सीखने के लिए। इवन इफ सपोज करो कि क्वेश्चंस डायरेक्ट जो हैं बुक से जो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी वगैरह, वो उससे क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं, तब भी इन द सेंस नहीं आ रहे का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं आ रहा, आ रहा है, लेकिन कभी कभी कम आ रहा है। तब भी आपको बेस को कवर करने की जरूरत है। तो इसमें हम बेसिक कुछ एस्पेक्ट देखेंगे, फिर आपको कुछ होमवर्क रहेगा तो उसको आपको कवर करने की जरूरत है। लास्ट हम 12 ईयर्स के देखें तो आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे आप देखोगे कि 2014 देखो तो 20 क्वेश्चन, 2015 20 क्वेश्चन, 2016 18 क्वेश्चन, 2017 19 क्वेश्चन, 2018 21 क्वेश्चन, 2019 20 क्वेश्चन, 2020 20 क्वेश्चन, 21 20 क्वेश्चन, फिर 22 17 क्वेश्चन, फिर 23 20 क्वेश्चन, फिर आपका 24 15 क्वेश्चन, और 25 में आपके 19 क्वेश्चन। तो इसमें देखो मेजोरिटी ऑफ टाइम जो है 20 के क्लोज में है। जैसे इसमें ये ईयर्स में, ये ईयर, ये दोनों, तो इसमें 12 ईयर्स में देखो, 12 ईयर्स का यदि हमने टोटल लिया है तो उसमें 6 ईयर्स एग्जैक्ट 20 आपका है। और फिर यहाँ देखो क्लोज में जहां 1 या 2 का मैक्सिमम गैप है, तो देखो यहाँ 1 कम है तो यहाँ 1 एक्स्ट्रा है, तो जस्ट 1 का गैप, यहाँ 2 का गैप, यहाँ 3 का गैप, सिर्फ यहाँ देखोगे कि 5 का गैप है, यानी कि 20 से यहाँ ठीक है 5 कम है, यानी कि 15 क्वेश्चन ही ओनली पूछे गए। तो अनएक्सपेक्टेड चीजें हमेशा यूपीएससी की रहती है, ये चीज को ध्यान रखना की जरूरत है। लेकिन यदि हम ऑन एन एवरेज मान करके चलें तो 20 क्वेश्चन के करीब करीब आपके आ रहे हैं। अब यदि 20 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं तो सपोज करो कि कभी कभी ऐसा हो रहा है कि हम 7 क्वेश्चन ही बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोचें कि हमारा खत्म हो गया, गेम से हम बाहर हो गए, नहीं। कुछ कुछ ईयर में अनएक्सपेक्टेड आए, जैसे 24 वाले में 15 क्वेश्चन थे, उसमें मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन टफ नेचर के थे, दिस इज ट्रू। तो आपको अभी जो इसमें है, ये तो इसका पीडीएफ जो आपको इवनिंग में टेलीग्राम ग्रुप में मैं दे दूंगा, तो 10 ईयर्स के आपके क्वेश्चंस, यानी 2016 से 2025 तक हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनका पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगा। तो वो आप उनको एक बार प्रॉपर तरीके से देखोगे तो ऑन एन एवरेज जो है आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हाल के दिनों में, ठीक है। अब कुछ ईयर में देखोगे कि एनसीईआरटी से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। एक और चीज ध्यान रखना है कि जब आप देखोगे क्वेश्चंस वगैरह को, तो मैंने ऑलरेडी बोला कि जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो यूपीएससी कई एग्जाम कंडक्ट करवाती है, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो रेगुलर नहीं होते हैं, रिक्रूटमेंट टेस्ट उसको बोलते हैं, वो लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम। जैसे अभी देखोगे कि इस बार फिर से प्रोविडेंट फंड वाले में आया हुआ है, पीएफ वाले में आया हुआ है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, और ईओ और एओ। तो कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं, कुछ और होते हैं एग्जाम रेगुलर बेसिस पे, कुछ कम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूपीएससी को देते रहती है कि यस, कभी किसी को 2 साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए, 6 साल में, 8 साल में चाहिए कि हमें रिक्रूटमेंट हमारे लिए, तो एक तो वो देते हैं। लेकिन जो रेगुलर वैकेंसी है यूपीएससी की, उसमें आपको एक तो आप अपने वाले का मिनिमम 10 ईयर्स का, 10 ईयर्स का जैसे हमने आपको बोला कि इसमें 10 ईयर्स का आपको दे देंगे। और ऑब्वियसली बात है फिर उसके सॉल्यूशंस जैसे मैक्सिमम के कराए हुए, फिर नए सिरे से हम जो रिवाइज तरीके से फिर से सारे जो हैं मैं उसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो एक तो 10 ईयर्स का आपके अपने एग्जाम के, 10 ईयर्स का लो सिविल सर्विसेज में। देखो जब भी 10 ईयर्स के हम चीजों को देखते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, करंट वाले होते हैं, जो आउटडेटेड हो गया। सपोज करो कि 2019 में किसी ने भी मेडल जीता, तो वो हमारा डायरेक्ट इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन किसी पर्सन ने 2019 में भी जीता और फिर 25 में भी जीता, तो अब 25, और या किसी ने कई साल के बाद फिर से जीता, या कोई है कि कपल ऑफ इयर्स जो है 3 4 बार जीत रहे थे और अब उन्होंने जो है अपना रिटायरमेंट ले लिया, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता। अदरवाइज नॉर्मल कोई क्वेश्चन होता है, सपोज करो कि 5 ईयर 6 ईयर्स बैक कोई कमिटी था, वो बना और अब उस कमिटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या कोई अ, आज से 5 ईयर्स बैक हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी कंट्री में गए, लेकिन अभी उसका फिलहाल डायरेक्ट करंट में सिग्निफिकेंस नहीं है, वैसे करंट को हमको छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन और जो एस्पेक्ट्स हैं उनको करने की कोशिश करना। तो जो 10 ईयर्स के आपके
असिस्टेंट कमांडेंट अपने वाले मिनिमम 10 ईयर्स, आप अपना वाला में ज्यादा भी कर सकते हो, 15 ईयर्स भी कर सकते हो, लेकिन 10 ईयर्स सिविल्स वाले, 5 ईयर्स आपके सीडीएस, और 5 ईयर्स आपके एनडीए। सपोज ये 4 एग्जाम्स के यदि आप करते हो तो कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड नेचर के मिल जाएंगे। तो वो रिपीटेड नेचर के क्वेश्चन होते हैं जो कि जिसमें आपको एडवांटेज मिल जाता है उन रिपीटेड क्वेश्चंस को करने से, कि यस वैसे क्वेश्चंस डायरेक्ट यदि आ गए तो वो हमारा एडेड एडवांटेज मिलता है। तो हर सब्जेक्ट में आपको करना है कि आप अपने वाले का मिनिमम 10 ईयर्स, सिविल सर्विसेज वाले का 10 ईयर्स, 5 ईयर्स का सीडीएस और 5 ईयर का एनडीए। इस वजह से मैं 5 ईयर्स का बोल रहा हूँ कि एनडीए और सीडीएस होते हैं 2 टाइम्स होते हैं, तो 10 से 8 आपका 5 ईयर्स में हो जाएगा। ठीक है, तो इनको करने की जरूरत है। अब एनडीए सीडीएस वगैरह में भी सारे क्वेश्चन को उनको नहीं करना है। एक चीज ध्यान रखो, यदि हमारे पास सीएसई में फॉर एग्जाम्पल 100 क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस में, तो हमारे लिए यूटिलिटी क्या है, 50 to 60 क्वेश्चन का ही यूटिलिटी है। बाकी क्वेश्चंस या तो करेंट हैं या उसका कोई इंपॉर्टेंस अभी फिलहाल के लिए नहीं है। सपोज करो कि कोई ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है या फिर कोई साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमारी यूटिलिटी कम है, तो हमको उसको छोड़ने की जरूरत है। लेकिन 50 to 60 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आप अपने वाले करोगे तो सपोज 1000 क्वेश्चन आपके अपने वाले हुए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आप अपने वाले भाई कभी करंट का छोड़ोगे। फिर आप एक तरह से 500 आपके इधर हुए और सिविल्स वाले, फिर 500 आपके सीडीएस वाले और 500 आपके एनडीए वाले। तो एक तरह से 2500 जो क्वेश्चंस करीब होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर, इसमें भी कुछ रिपीटेड और इधर उधर करके, तो एक तरह से देखा जाए 2000 क्वेश्चन होंगे। उनको कुछ कुछ एक्स्ट्रा हर पॉइंट पे 4, हर क्वेश्चन पे 4 पॉइंट्स करोगे तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। देखो अभी जो टाइम आपके पास है उसको एज ए कंसेप्ट बिल्डिंग में लगाओ, एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करने में लगाओ। एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करने का ये मतलब नहीं है कि हम कोई भी चीज पढ़ने लगेंगे, नहीं है। हमारे पास लिमिटेड चीजें हैं, हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस हैं, उनको करना है, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को बार बार चीजों को देखने की जरूरत है। तो ये आपके क्वेश्चन हैं। अब बुक्स वगैरह देखो, एक बुक में देखोगे कि एनसीईआरटी के हाल के दिनों में देखो तो वो आपके रिवाइज हुए हैं, उसमें रेशनलाइजेशन उसको कर रहे हैं कि सिलेबस में। जैसे अभी हम एनसीईआरटी का क्लास 12th का देखते हैं तो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2, 3। देखो यदि आप 2, 3 ईयर्स बैक, अभी जो हाल में अभी आप तुरंत डाउनलोड बुक को करोगे 25 में, तो देखोगे कि तीनों में आपके 4, 4, 4 थीम्स हैं। ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा यदि आपके पास बुक थोड़ा 2, 3 साल पहले का है, या दुकान में जाओ और कहीं आपको थोड़ा 2, 3 साल पहले वाला हिस्ट्री वाला मिले तो वो लेने की कोशिश करो। उसमें आपको पहला में जो एंशियंट है उसमें 4 थीम्स हैं, मिडाइवल है उसमें 5 थीम्स हैं, और जो मॉडर्न है उसमें 6 थीम्स हैं। तो इसमें 4, 4, 4 यानी कि 12 थीम्स हो गए, और इसमें यदि देखा जाए तो आपके 15 थीम्स हैं। ठीक है, तो जो भी है, अब यदि आपको यही वाला मिलेगा तो आप यही कर सकते हो, अदरवाइज जो है इसको करने की कोशिश करना है। जो 4 थीम्स था, 5 थीम्स था और 6 थीम्स था। ठीक है, या नहीं मिलता है तो आप इसी को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो एकदम ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी इन द सेंस है कि इसको लाइन वाइज आपको करने की जरूरत है। अभी फिलहाल के लिए जब आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो ये कोशिश करोगे कि समझ विकसित करने के लिए कोशिश करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो होगा उसमें हम थीम 1 जो होगा उसको हम आपको दिखाएंगे, डिस्कस करेंगे चीजों को कि यस ये आपका थीम 1 है, इसमें क्या क्या कवर करना है, कैसे चीजों को कवर करना है। ठीक है, तो वो आपको दिखाया जाएगा और आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो आपके पास 3 थीम्स हो गए। ठीक है, ये एकदम मैंडेटरी वाले हैं। दूसरा है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, क्लास 11th का, और एक है क्लास 12th का। अब देखोगे यदि आपको लगेगा कि सर ये तो 5 बुक्स तो आप एकदम मैंडेटरी ही बता दी, डियर ये 5 बुक्स जो है ये बहुत ज्यादा दिन नहीं टाइम लगेगा। देखो हर थीम यदि आप 4, 4 वाला लो तो 2 days और एवरी बुक का 2 days, तो ये 5 बुक्स है तो आपके पास 10 days, मैक्सिमम 10 days या 12 days में आपको कवर कर लेना है इसको। ठीक है, तो एक एक दिन में 2 थीम आप पढ़ सकते हो। देखो एक थीम को पढ़ने में 3 hours के आसपास लगेंगे, एक चैप्टर। यानी थीम का मतलब है, देखो 3 है, थीम्स 1, 2, 3, तो 1 चैप्टर यानी कि इसमें 4 है, 4 चैप्टर्स हैं सपोज। जो न्यू वाले में आप देखोगे तीनों में 4, 4 है, लेकिन जो थोड़े ओल्ड वाले हैं 2, 3 साल पहले का आप लोगे तो इसमें एक में 4 थीम्स, एक में 5 थीम्स, एक में 6 थीम्स। तो यदि पहला चैप्टर लो तो आपको 2 days में कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा चैप्टर, पहला सॉरी पहला चैप्टर एक आप लोगे तो 3 hours लगाए,
दूसरा चैप्टर लिए 3 आवर्स, यानी 6 आवर्स में हर डे जब आप पढ़ोगे तो 8 से 10 घंटे तो पढ़ोगे। किसी के लिए सपोज करो कि वन थीम जो है 2 घंटे में भी पढ़ लोगे, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि 3 आवर्स आपको वन चैप्टर को पढ़ने में लगेगा, ठीक है। तो आप एक दिन में 2 चैप्टर कर सकते हो। अब एडिशनल, एडिशनल इन द सेंस है कि देखो, एक तो आप स्पेक्ट्रम मॉडर्न का चाहो तो स्पेक्ट्रम कर सकते हो, या इसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ो। यदि इसको पढ़ते हो तो आप मॉडर्न इंडिया का एनसीईआरटी का जो ओल्ड वाला का इन द सेंस, एक तो मैं बोल रहा हूँ इसमें 2 साल पहले, लेकिन एक जो है क्या का पहले, जैसे 2006 के आसपास, 7 6 7 8 9 10 ये सब के आसपास जो चलते थे, तो या तो ये ले लो, स्पेक्ट्रम ले लो, या मॉडर्न इंडिया का एनसीईआरटी का 12th बिपिन चंद्रा वाला, और मिडाइवल इंडिया सतीश चंद्रा, और एंशिएंट इंडिया आपका आर एस शर्मा। इनको भी पढ़ने की आपको जरूरत है, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे करके, और एक लूसेंट है, तो लूसेंट को अभी मत पढ़ना, वो बाद में पढ़ना, जब आपका 3 मंथ्स के आसपास रहेंगे तब उसको पढ़ना। अभी इनको पढ़ना है, इनको एकदम मैंडेटरी, पहले इसको पढ़ लेना है, फिर उसके बाद इसको पढ़ना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आपको 10 ईयर्स का मैं इसमें आपको दिखा रहा हूं, उसको आपको करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये आपको करना है। अभी देखो, जैसे ये 3 थीम, तो ये मैंने पहले वाला लिया है, मेरे पास पहले वाला ये है। तो 3 थीम्स यदि आप लेते हो तो यानी कि थीम 1, थीम 2, थीम 3, एक तरह से यानी कह सकते हो बुक 1 एंशियंट, बुक 2 मेडाइवल, और बुक 3 मॉडर्न, ठीक है। तो इसमें देखोगे कि थीम 1 जो है ये आपके 4 चैप्टर्स हैं, इसमें देखोगे कि टोटल 5 चैप्टर्स हैं, और इसमें 6 चैप्टर्स हैं। तो पहला अभी आपको फिलहाल के लिए इसको करना है। कल मैं आपको फर्स्ट चैप्टर दिखाऊंगा, फर्स्ट चैप्टर के एस्पेक्ट्स को, कि किस ढंग से क्या क्या चीजों को हमको कवर करने की जरूरत है। हाउएवर आपको अपने लेवल से पूरे चीजों को पढ़ना है। जो ओरिजिनल बुक होते हैं उसका एडवांटेज क्या होता है, जैसे देखो, जो नोट्स होते हैं, या जो क्रक्स होते हैं, या जो फैक्ट कंपाइलेशन होते हैं, वो सब लास्ट मोमेंट के लिए होते हैं, जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं लास्ट मोमेंट में। अब हर डे तो आप बुक नहीं पढ़ सकते हो, सपोज करो कि हमने बुक्स वगैरह को पढ़ा, अब वो कंपाइलेशन करके हमारे पास 200 पेजेस टोटल हमारे अपने हैंड राइटिंग या कहीं जो नोट्स टाइप का है, तो वो एक बार आपके पास समझ होती है, उसके बाद ही आप उसको मेमोराइज वगैरह भी करोगे तो फायदा होगा। आप ये सोचोगे कि हर चीज को हम मेमोराइज कर लें तो काम नहीं चलता। यूपीएससी के क्वेश्चन में सबसे जरूरी है समझ, आपको विकसित करना है। उसके बाद जहाँ फैक्ट्स की जरूरत होती है, जहाँ डेटा की जरूरत होती है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, आपको करना है। लेकिन पहले अभी कोशिश करना है आपको समझने की। तो पहला थीम में है कि ब्रिक्स, बेट्स एंड बोन्स। तो देखो, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, हम हिस्ट्री को यदि देखें तो पूरे हिस्टोरिकल काल यानी पास्ट जो फेज है उसको यदि देखें तो एक आपका होता है प्री हिस्ट्री, ठीक है। तो एक है प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री को हमको ज्यादा यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्री हिस्ट्री को बस जस्ट हमको समझना है, एक पेज में, आधे पेज में, 2 पेज में, बस ज्यादा हमको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक है आपका प्रोटो हिस्ट्री। देखो, प्री हिस्ट्री का मतलब है हिस्ट्री का वो फेज जो जिसमें राइटिंग डेवलप नहीं हुआ है, लिखाई जो है वो डेवलप नहीं हुआ है। प्रोटो हिस्ट्री में है कि लिखावट तो है, लेकिन हम अभी उसको डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं। और हिस्ट्री का मतलब है कि हमारे पास जहाँ राइटिंग है, जो लिखित चीजें जहाँ की साक्ष्य है, जैसे आप देखोगे कि जो वेदा है, तो ऋग वेदा फॉर एग्जाम्पल माना जाता है ओल्डेस्ट है। फिर उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेदा क्या है, सो कहा जाता है ऑब्वियसली कि वेदा अपौरुषेय है। लेकिन आज मार्केट में जाओगे तो आपको ऋग्वेद का बुक खोजोगे तो मिल जाएगा, सामवेद का बुक खोजोगे मिल जाएगा। तो ये क्या है, रिटन फॉर्म में है। लेकिन जो हड़प्पन कल्चर में क्या लिखा गया है, इसके आप बुक को नहीं खोज सकते हो। वो पिक्टोरियल फॉर्म में है, लेकिन अभी हम डिसाइफर उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो जो पहला चैप्टर एक तरह से है, ये प्रोटो हिस्ट्री आपका है, प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री में क्या है कि ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। देखो, जब हिस्ट्री के अर्ली फेज में आप देखते हो, तो जब राइटिंग नहीं है तो हम वहाँ के जो ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं उनसे हमें प्राप्त होता है जानकारी।
जैसे यदि आप देखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इस वजह से कि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट विच वाज एक्सकेवेटेड। सो आपको डिस्कवर किया गया, उसमें एक्सकेवेशन का वर्क किया गया दयाराम शाही के द्वारा, ये किया गया, ठीक है। तो दयाराम शाही, तो देखो फर्स्ट साइट है, तो इस वजह से उसको हड़प्पन साइट भी कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और या उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि वो जो सिंधु नदी है, सिंधु सभ्यता भी उसको कहते हैं, सप्त सभ्यता भी कहते हैं, या जो उसको एक तरह से सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो इसमें देखोगे कि आपके जो मेन सारी चीजें हैं वो क्या है कि वस्तु ही है, ब्रिक्स। वहां देखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, आज भी देखोगे कि ब्रिक्स जो है 1:2:4 के रेशियो में आपको स्टैंडर्ड बनता है। अब लेकिन आपको एग्जैक्ट स्टैंडर्ड तो आज भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्या होता है, सपोज करो कि जो ईट होता है स्टैंडर्ड माना जाता है 2.5 इंच, 5 इंच और 10 इंच, यानी 10 इंच लेंथ होना चाहिए, 5 इंच आपके विड्थ होना चाहिए, 2.5 इंच उसके ये जो है मोटाई आप उनका होना चाहिए। लेकिन ये 10 के जगह ये 9 ही रखते हैं, कुछ जगह 8.5 ही रहेगा, तो डिपेंडिंग ऑन फुल स्टैंडर्ड तो आज भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये नॉर्मल है कि ये माना जाता है ये एक स्टैंडर्डाइज्ड है। तो 1:2:4 के रेशियो में आपके ब्रिक्स होते थे, ब्रिक्स स्टैंडर्ड। जो बीट्स वगैरह मिले हैं, बोन्स मिले हैं, बोन्स के यूटेंसिल्स वगैरह मीन्स वेपन्स वगैरह, ये सारी चीजें। तो पहला जो है आपका प्रोटो हिस्ट्री है, कि हम अभी तक वहां जो है डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कि चीजें किस ढंग से चल रही थी। अब देखो यदि थीम 2 देखोगे, तो इसमें देखोगे कि एज ये डेट वगैरह जो जनरली दिया हुआ है, सी का मतलब होता है सिरका, यानी अप्रोक्सीमेट। तो ये अप्रोक्सीमेट 600 बीसी से 600 सी। तो देखो 600 सिरका 600 बीसी, यानी कि ये वो पीरियड हो जाएगा जब देखोगे महाजनपद काल हो जाएंगे। इंडिया में जो अर्बनाइजेशन है, एक तरह से 4 अर्बनाइजेशन, हिस्टोरिकली 3 अर्बनाइजेशन, लेकिन ऐसे आज के डेट में देखो तो 4 अर्बनाइजेशन। फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का अर्बनाइजेशन है। सेकेंड अर्बनाइजेशन जो है वो आपका महाजनपद काल में है, जैसे आप मौर्यन पीरियड देखते हो, यानी कि जो महाजनपद के काल में है, बुद्धा के टाइम में है, ये सारे, ठीक है। फिर थर्ड अर्बनाइजेशन जो होता है वो एक तरह से माना जाता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश कर सकते हो, वहां से औरंगजेब के टाइम तक आता है। और फिर एक फोर्थ अर्बनाइजेशन कर सकते हो कि मॉडर्न टाइम में जो अभी अर्बनाइजेशन चल रहा है। तो ये 4 अर्बनाइजेशन हिस्टोरिकली देखो तो 3 अर्बनाइजेशन फेज, अदरवाइज एक आज का प्रेजेंट का यदि लो तो 4 अर्बनाइजेशन फेज आपका है। तो इसमें देखोगे कि किंग्स हैं, यानी कि महाजनपद काल में आते हैं, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर जो है डेवलप। देखो जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है वो अर्बन सिविलाइजेशन है, लेकिन जब ये थीम 2 आप जाते हो तो वहाँ आपका रूरल सिविलाइजेशन आपका बहुत सारा ये आता है। फिर यहाँ फार्मर्स यानी एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है। यहाँ देखोगे कि ट्रेड, आपके ट्रेड वगैरह ज्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। यहाँ जाओगे तो फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर का प्रोमिनेंस बढ़ता जाता है, और बहुत सारे टाउन्स जो हैं वो आपके विकसित होते हैं। जैसे आप देखो काशी, यानी आज का जो वाराणसी है, राजगीर जो मगध का कैपिटल हुआ करता था, पाटलिपुत्र यानी आज का जो पटना है, वैसे ही और अदर अदर जगह में बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सिरका 600 से बीसी से 600, यानी कि 1200 ईयर्स के पीरियड। अब थीम 3 देखो, तो ये भी एक तरह से जो है इसी पीरियड का, लेकिन यहाँ किनशिप, कास्ट, क्लास एक्सेट्रा का। फिर देखोगे थीम 4 है, तो इसमें थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, ये सब कल्चरल डेवलपमेंट। तो यानी कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के 600 सी तक ये आपका एंशियंट में आता है, ठीक है। यानी कह सकते हो कि जो आपका हर्षवर्धन के पीरियड तक, जो हर्षवर्धन है 606 से लेकर के 647 तक रहे हैं हर्षवर्धन, ठीक है, वहां तक। अब लेकिन देखो यदि थीम 2 आप देखते हो, यानी बुक 2 देखते हो मिडाइवल, तो यहाँ देखो आपका सिर का 10th से स्टार्ट होता है। तो बोलोगे कि इधर वाले कहाँ चले गए, तो इधर बीच के जो है वो आपसी चीजों को स्ट्रगल, डिफरेंट जो छोटे छोटे किंग्स थे वो एक दूसरे से स्ट्रगल कर रहे थे। तो हमको डिटेल हर चीज नहीं पढ़ने की इसमें से जरूरत है, लेकिन आप यदि फिर और
अदर बुक्स को जैसे देखोगे तो आपको कुछ मिलेगा। फिर लास्ट में आप जब क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करोगे तो ऐसा नहीं है कि इस पीरियड का जो बीच का पीरियड है क्वेश्चंस वगैरह ये सारे के थ्रू आपको और भी चीजों को कराया जाएगा। फिर देखो यहाँ आप देख लो, तो देखो जो थीम 5 में है तो थ्रू आइज ऑफ ट्रैवलर्स, यानी कि जो विदेशी यात्री आए, ठीक है, तो ये आए उसके संबंध में, तो 10th से 17th सेंचुरी तक। फिर इसमें भक्ति सूफी संत, तो देखो भक्ति सूफी संत आपका ये 8th से, यानी कि इसके बाद ये कंटिन्यूटी यहाँ स्टार्ट होता है। फिर थीम 11 देखो इंपेरियल कैपिटल विजयनगर, विजयनगर एम्पायर से आप देखोगे कि मोर और लेस एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये 14th सेंचुरी से लेकर के 16th सेंचुरी। देखो विजयनगर एम्पायर जो है 17th सेंचुरी में भी चला है, लेकिन मेनली जो है ऐसे विजयनगर एम्पायर का ये इस पर मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। जो फाउंडर हैं इसके, तो फाउंडर कौन है? हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का 1336 में रहे हैं। और जो आपका तो 1336 क्या है, ये 14th सेंचुरी है। और जो आपका 1565 में जो आपका बैटल ऑफ तालिकोटा, तालिकोटा जिसको राक्षस तंगड़ी का भी कहते हैं, तो वहां एक तरह से ये फिनिश हो जाता है। इनफैक्ट आप देखोगे तो 1570 देता है कि जो इसके बाद भी रहेगा। तो 4 डायनेस्टी मेनली है। संगम डायनेस्टी, यानी कि जो हरिहर और बुक्का जो है वो आपका संगम डायनेस्टी है। उसके बाद संगम के बाद जो है सुलूबा डायनेस्टी आता है, सुलूब डायनेस्टी। उसके बाद तुलुब डायनेस्टी, तुलुब डायनेस्टी के ही ये जो है कृष्णदेव राय, जो विजयनगर एम्पायर के सबसे प्रतापी सम्राट, जो सबसे फेमस किंग हैं, वो आपके जो हैं वो तुलुब डायनेस्टी के। तो संगम, सुलूब, तुलुब और लास्ट में अराबिदु। तो तुलुब डायनेस्टी जो है इसी के जो है ये एक तरह से मोस्ट पावरफुल इसमें है। और इसी में आपका जो बैटल ऑफ तालिकोटा होता है वहां ऑलमोस्ट ये जो फिनिश हो जाता है, लेकिन फिर भी किसी ढंग से 5 years चलता है। उसके बाद जो है अराबिदु आ जाता है। तो अराबिदु जब एक तरह से आता है तो फिर उसका कोई सिग्निफिकेंस उतना नहीं रह पाता है। बट 4, तो ये देखोगे कि बहुत बार जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो कृष्णदेव राय थे वो किस डायनेस्टी, इसमें से 4 जो है संगम, सुलूब, तुलुब और अराबिदु, इसमें से कौन से तो तुलुब के थे। फिर इनके ऑर्डर, तो पहले संगम आया, फिर सुलूब, तुलुब, फिर उसके बाद अराबिदु। फिर उसके बाद देखोगे जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए तो किन्होंने क्या देखा, किन्होंने क्या समझा, इसके संबंध में आपको यहाँ जानने की जरूरत है। फिर देखोगे कि हजारा रामा टेम्पल और बहुत सारे हैं, अमरनायक। तो विजयनगर एम्पायर भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो थीम 8 है, तो जो पीजेंट्स, जमींदार्स एंड स्टेट, जो एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर अभी देखोगे कि बहुत सारे जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं उससे मुगल एम्पायर को हटा दिया जा रहा है, जो दिल्ली सल्तनत है हटा दिया जा रहा। बट इन माय ओपिनियन में से प्रश्न पूछोगे तो ये एक गलत है। हिस्ट्री को हमें पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। लेकिन ठीक है, जो है वो है, लेकिन आपको जानने की जरूरत है। हर गवर्नमेंट का अपना जो आइडियोलॉजी है और उनका अपना कोर वोट बैंक है, उनको एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है उसके आधार पे करते हैं। फिर आप थीम 9 देखो तो इसमें किंग्स एंड क्रोनिकल्स, इसमें भी मुगल कोर्ट ये है, ठीक है। लेकिन सो आपका न्यू वाला है उसमें देखो इसमें भी 4 ही किए हुए हैं, इसमें भी 4। फिर आप देखोगे कि पार्ट 3 है तो कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स, ठीक है। थीम 11 आपका है रिबेल्स एंड राज, यानी ब्रिटिश राज है। फिर आपका जो 1857 का रिवोल्ट होता है। नेक्स्ट आपका थीम 11 जो है कॉलोनियल सिटीज है, अर्बनाइजेशन देखो, जो यानी कि ये एक तरह से क्या है, ये आपका देखा जाए तो इसमें अर्बनाइजेशन एक तरह से फोर्थ अर्बनाइजेशन कह सकते हो, ठीक है ना। थर्ड अर्बनाइजेशन का फेज जो है ये यहाँ वाले हैं, ठीक है, ये फोर्थ अर्बनाइजेशन इसको कह सकते हो। फिर देखोगे कि महात्मा गांधी आते हैं, नेशनल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड। फिर आपका जो है पार्टीशन आपका होता है, और फिर फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक तरह से पॉलिटी का लिंक यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। इसमें जो बहुत सारा चीजें हैं वो पॉलिटी का पार्ट है। तो ये आपके थीम है, इसको आपको करने की जरूरत है। तो जो नेक्स्ट जो होगा, मैं आपका जो फर्स्ट वाला थीम से है तो ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखो इसमें हमने आपको जो 25 से 2016 तक जो आए हैं, 2025 से 2016 तक जो क्वेश्चंस हैं 10 ईयर्स के, ये मैंने आपको दे दिया है इसमें। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आपको इनको सारे क्वेश्चंस को देखने की जरूरत है। अभी आपसे बने ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनको देखने की जरूरत है, इनको आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखो इसमें थोड़ा सा ना, ये आप ये देखना कि ये लिस्ट 1 है आपका एक्ट है और लिस्ट 2।
तो देखो पिट्स इंडिया एक्ट, अब ये इधर इतने तक है लिस्ट वन में, ये इधर बाकी इसका एक्सप्लेनेशन है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखोगे। चार्टर एक्ट, अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये इजी वाले क्वेश्चन में आते हैं, ये आप एक बार जब पढ़ लोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मैच कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन एक तरह से है, गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी आपका इजी क्वेश्चन एक तरह से है। नेक्स्ट आपका है विच हिंदुस्तानी क्लासिकल राग, तो इसमें देखो अब इसमें आपको पता है तो ठीक है, ये फैक्चुअल आपका है। जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कुछ होते हैं इसको अभी हम क्वेश्चंस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर इसके आगे हम कमिंग डेज में करेंगे इसको। अब ये देखो, हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल पोएट्स इज द ऑथर ऑफ किराट अर्जुनीय, ये देखो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये देखो, ये भी आपको एनसीईआरटी जब पढ़ोगे आपको मिल जाएगा आराम से। ये जो क्वेश्चन है कृष्णदेव राय, देखो विजयनगर में, ये बहुत आसान है, ठीक है। ये आपका जो है देखोगे कि यहाँ भी आपका विजयनगर एम्पायर से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट आप ये देखोगे तो इसमें देखोगे सार्वजनिक वास्तुकला, तो इसमें थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग है, ठीक है। फिर जैसे ये आप देखो, ये भी एक तरह से फैक्चुअल है, आपको यदि पता था तो ठीक है। देखो एक चीज ध्यान रखना कि जब एक बार यूपीएससी एग्जाम ले लेती है फिर कहना बहुत आसान हो जाता है कि, लेकिन मैं समझता हूँ ये मैक्सिमम लोगों को नहीं बन पाया था, ठीक है। फिर ये देखो, ये भी रिपीटेड बेस पे है, ठीक है। ये देखो बैटल ऑफ चिन्हट, ये बहुत फेमस बैटल है, तो आपको इसको जानने को मिल जाएगा। फिर देखो अब उड़ीसा, अब इसमें से देखो कि ये एक तरह से ये टफर साइड में थे, ठीक है। ये आपका जो देखोगे कि ये भी एक तरह से टफ साइड में था, और यदि आप इसको प्रॉपर तरीका से पढ़ोगे तो ये समझ, ये आप कर सकते थे, ठीक है। ये फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास, देखो अंबेडकर वगैरह पे आपको रेगुलर रूप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड लाइन, ठीक है। ये आपका आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, फिर ठीक है। फिर आपका है ये भी फैक्चुअल था, अब इसमें कोई जानते थे तो ठीक है, नहीं तो जो इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं अनएक्सपेक्टेड होते हैं और ये टफ साइड में है, इसको रखोगे, ठीक है। ये टफ साइड में किसी ने संयोग से कहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए आसान हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी के लिए ये टफ साइड में होते हैं। ये भी देखो चाहे तो ठीक है, मतलब पढ़े होगे तो कर सकते थे, अदरवाइज ये भी थोड़ा सा ठीक है कि टफ साइड में ही था। तो ये आपके 25 वाले, ये 24, तो ये वाला पीडीएफ मैं दे दूंगा, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आगे मैं डिस्कस करूंगा जो हो सकता है, ठीक है। तो चीज़ों को देखना है आपको, सारे क्वेश्चंस को, और जो नेक्स्ट है वो मैं डिस्कस करूंगा आपको कि यस, जो हमारे थीम्स हैं उनको किस ढंग से पढ़ना है, किस ढंग से समझना। अभी फिलहाल के लिए अधिक कोशिश करो हर सब्जेक्ट में समझ विकसित करने का, और एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की कोशिश करना है, आदत डालना है। हर डे देखो यदि थीम्स है तो इसको कोशिश करना है 2 चैप्टर एक दिन में पढ़ने की कोशिश करो। 2 चैप्टर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आप यदि ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर के लिए जा रहे हो तो आपको पुश करना पड़ेगा, आपका जो कंपटीशन है, आपका कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पे है, इंडिया के बेस्ट ब्रेन से है, उन लोगों से है जिन्होंने सपोज करो कि आप फर्स्ट टाइमर हो, आप फ्रेश अटेम्प्ट वाले हो, और आपके साथ कुछ वो कैंडिडेट्स फाइट करेंगे जिन्होंने सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया हुआ है, सिविल सर्विसेज का मेंस लिखा हुआ है। कुछ ऐसे बच्चे हैं 3-4 टाइम्स सिविल सर्विसेज का मेंस लिखे, वो भी आपके साथ फाइट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका चांसेस नहीं है, आपके भी चांस है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत है, ठीक है। तो आप इन चीजों को देखो, जो भी क्वेश्चंस क्यूरी इश्यूज होते हैं आप कमेंट कर सकते हो, या नंबर जो भी है, मैं इन नंबर ऑफ टाइम, मैक्सिमम टाइम मैं नंबर आपको बताता हूँ, तो आप उन पर मैसेज कर सकते हो। जिनको भी लगता है कि यस हमें जुड़ने से, पर्सनल रूप से जुड़ने से कुछ फायदा हो सकता है तो जुड़ सकते हो, और बाकी आप पढ़ो। मैं कल जो या जो भी है कल परसों मैं तो ट्राई करूंगा, मैं कल ही आपको जो थीम 1 वाला है, चैप्टर 1 है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, उसको मैं डिस्कस थोड़ा सा आपके साथ करूंगा। ओके, थैंक यू।